जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है एक्चुअल में, उस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। 8 नहीं, दो पॉलिनोमियल दिए हुए, पहला पॉलिनोमियल जो है उसको मैं लिखता हूँ 8x⁴ माइनस 8x² प्लस 7, और इसको जब डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 2x+1, देन द रिमाइंडर इज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना, उस पॉलिनोमियल को ले लो p(x), और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल को कर दो इक्वल टू 0। तो 2x+1 को कर दो इक्वल टू 0, समझ रहे हो, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। समझ में आई ये चीज। अब x की ये वैल्यू को रख दो p(x) में, जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें। तो जब x की जगह पे ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, p(x) की जगह पे आ जाएगा -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू, यहां पर भी क्या आ जाएगा, -1/2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू -1/2 की पावर 2 प्लस 7। क्या यहां तक समझ में आया। अब ये माइनस की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा। 1 का पावर 1 ही होता है, कुछ भी आ जाए। तो न्यूमरेटर तो भाई +8 बनना है, ये तो क्लियर। डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है यार, ठीक है। -8, अच्छा -8 एज इट इज। यहां पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, तो +1 इंटू -8 मतलब -80 बनना है। नीचे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। और लास्ट में क्या बच गया, +7, क्लियर। अब उसके बाद ये 8 1 सा 8 2 सा ये कट जाएगा, 4 1 सा 4 2 सा ये कट जाएगा। तो इधर पे आपके पास बचा 1/2, इधर पे बचा -2, और ये हो गया +7, ठीक है। अब पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना होगा, 5 बन जाएगा। तो 1/, क्या मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना, अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो कैंसल आउट होता, क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, इधर पे 1 रहेगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट होगा। समझ गए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। हो गया सॉल्व, हटा दो। ये पूरा डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं, ठीक है। इसका पीडीएफ सेव नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे यहीं पर सॉल्व करके इसको डिलीट करते जाना पड़ेगा स्पेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 0.0,3 लाइस कहां पर लाई करता है, सर ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। करेक्ट, करेक्ट। देखो एकदम सिंपल, एक नहीं, एक्स एक्सिस गलत बोल रही है, वाई सर एक्सिस में, 3। वाई सर एक्सिस फिर में। वाई का पॉइंट तो एक्स पे लाई करता है ना। सुनो, इधर पे मैं एक बार समझा देता हूं। इधर मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x,y, समझ गए। अब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है समझना है, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस, समझ रहे हो ना। मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देता है, x कोऑर्डिनेट देता है। अब अगर मान लो x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 0। मतलब ये पॉइंट कहां पर आएगा, y एक्सिस में आएगा। क्लियर हुआ पीयूषी, यस सर। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर ऐसा कोई भी दे दे तो जो कोऑर्डिनेट 0 नहीं है वो पॉइंट वहां पर लाई करेगा। क्लियर ये चीज, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन दे दिया आपको 2x + 3y इज इक्वल टू k, और आपको k की वैल्यू बतानी है।
तो उसके लिए आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 रखेंगे। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? करेक्ट। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, नहीं 3 इंटू -1 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू k एंड यू विल गेट k इज इक्वल टू 1। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ? किसका प्रूफ रिक्वायर्ड होता है? गुड इवनिंग। हाँ, सर पोस्टुलेट, डेफिनेशन और एग्जाम तो नहीं हो सकता, तो प्रोपोजिशन कुछ होगा। प्रोपोजिशन एक्चुअली ये एक टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन में। हाँ, उस टाइप का ही चीज होता है, प्रपोज जो कर रहे हैं उस टाइप की चीजें हैं। एग्जैक्ट मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ उसका। चलो तब तक नेक्स्ट ट्राई करो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 6। हाँ, प्रपोजिशन एक्चुअली एक टाइप की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बोला जाता है, ठीक है, जिस स्टेटमेंट का प्रूफ, या उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप की स्टेटमेंट या थ्योरम है, और थ्योरम के केस में प्रूफ रिक्वायर्ड होता है इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये ट्राई करो जल्दी से। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? एक्स की वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। एक्स कहां पर दिख रहा है आपको? सारी जगह पे एक्स दिख रहा है, ठीक है। 60 डिग्री बोल रहे हो, कैसे 60 डिग्री आएगा? क्योंकि ये वाला एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीनों एक्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, जिससे आपको एक्स की वैल्यू 3x 180, जिससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 60। क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो जल्दी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला स्टेटमेंट समझते हैं, क्या ये करेक्ट है? अगर कोई दो ट्राइंगल का शेप एक जैसा है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस या नो? नो सर। नो। यस, एग्जैक्टली। हो सकता है कि पहला ट्राइंगल ऐसा बने, दूसरा ट्राइंगल ऐसा बने, दिख तो दोनों एक जैसे रहे, लेकिन दोनों का साइज अलग है, ठीक है। तो शेप और साइज जब दोनों परफेक्टली मैच होता है तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अगर कोई दो ट्राइंगल का शेप एक जैसा है सिर्फ, तो उसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। If two sides of a triangle are equal to the corresponding side of other two triangles, then the two triangles are congruent. तो अगर सर कोई, दिस इज करेक्ट। हाँ क्या बोल रहे हो पीयूषी? दिस इज करेक्ट। Why correct? Only two sides equal cannot state that the two triangles are congruent. The angle between them must also be equal. Then only we can conclude that they are congruent. Correct? So this statement is also incorrect. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, सो नन ऑफ दीज। अच्छा, इसमें आगे और ऑप्शंस है ना। ओके, नेक्स्ट है, if the hypotenuse and one side of right angle triangle are equal to the hypotenuse and
one side of other triangle, then the triangles are not congruent. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा. अगर हाइपोटेनियस और एक साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के बराबर है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि वो राइट एंगल है ना दोनों ट्राइंगल, तो आरएचएस रूल लगेगा. तो इसलिए इसमें नॉट कॉन्ग्रुएंट लिखा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा. तो कौन सा ट्रू हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, देखना क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला है पैरेलल, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल. तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं होते. हाँ, किसके होते हैं डायगोनल इक्वल? दो दो चीजों के इक्वल होते हैं. एक तो होता है रेक्टेंगल और दूसरा होता है स्क्वायर. सिर्फ इन्हीं दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं. ऑप्शन बी क्या है? इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यस. सी क्या है? इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. नहीं, ये फॉल्स होता है. अच्छा, किसके डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? काइट के भी, रोम्बस के भी और स्क्वायर के भी, ये तीनों के. ठीक है. in any quadrilateral, if pair of opposite sides are equal, it is a parallelogram. हाँ, if a pair लिखा है, if both the pair लिखा होता तो वो ये ट्रू होता. समझ में है? तो वर्डिंग समझना है इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्वेश्चन नंबर 9. द एरिया ऑफ rhombus if the length of whose diagonals are this and this. तो यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. किसको किसको पता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है, एक मिनट ना, हाफ d1 इंटू d2. हाँ, देखो सुनो, मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ. सुनो, जैसे रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस ऐसा दिखता है. ये रोम्बस हो गया. ठीक है, चारों साइड से इक्वल. रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? ये हो गए डायगोनल उसके. रोम्बस के डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, राइट एंगल पे होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. ठीक है. तो मान लो एक डायगोनल मैं ले रहा हूं d1 और दूसरा डायगोनल ले रहा हूं d2. बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? d1/2 हो जाएगा. समझ में? ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? d2/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ होगा ना. ये इतना पार्ट की बस बात कर रहा हूं. ठीक है, ये हो गया. तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ, और ये d1/2 इंटू d2/2 इंटू d2/2, ऐसे ही होगा. क्या ये समझ में आया सभी को? और ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे 4 ट्राइंगल बनेंगे जिससे पूरा रोम्बस बन रहा है. तो इंटू क्या कर दो, इसमें 4 कर दो. तो 4 और ये 4 कट गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ d1 इंटू d2. ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस. तो अगर भूल जाते हो कभी तो ये लॉजिक अगर याद रखे हो तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा? देखो, हाफ इंटू 16 इंटू 24, तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 12 हो जाएगा. फिर 16 2 सा 32 का 2, ये आ गया 3. 16 1 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19. तो कितना आ जाएगा? 192. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर सबको ये क्वेश्चन? हटा दो इसको मैं फिर. ओके. अच्छा, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ d1 इंटू d2. स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अगर डायगोनल्स दिए हुए हैं? तो यही फॉर्मूला लगा सकते हो तुम लोग. समझ रहे हो? अगर डायगोनल दिए हैं तो. ठीक है, बाकी साइड इनटू साइड तो उसका फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको साइड दिया हो. सर, हाँ बोलो. क्वेश्चन 8 का क्या आंसर है? 8 का आंसर है ऑप्शन बी. यस. क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अब इस क्वेश्चन को पढ़ना, क्या लिखा है. In a cyclic quadrilateral, if the difference between two opposite angle is 58 degree, find the measure of opposite angles. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये सबको पता है ना? हाँ,
जो एक सर्कल के अंदर बनता है। तो मान लो ये एक सर्कल हो गया और इसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते, कोई भी, मान लो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरह से समझ लेते हैं इसको डिटेल में। ये हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या? अपोजिट एंगल्स मेक 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल अगर मान लो x है, ये वाला एंगल अगर मान लो y है, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमको पता होता है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट एंगल इज 58। तो यहां पर क्वेश्चन में उन दोनों का डिफरेंस दिया है, ये तो हमको पता ही होता है, दोनों का डिफरेंस दे दिया x माइनस वाई, वो कितना दिया हुआ है? 58 डिग्री। समझ गए ये चीज? और आपको पता करने हैं वो दोनों एंगल्स क्या है। तो क्या करेंगे अब इसके बाद हम? अब तरीका हमारे पास दोनों है कि हम इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालें, या दूसरा क्या है, हम इनमें से चेक कर लें कि कौन सा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड 180 तो आ ही रहा है, डिफरेंस करके देखेंगे तो 129 माइनस 51, सब्सट्रैक्ट करो तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8। 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा? 7। 7 बचेगा ना? हाँ, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद सी डी अलग अलग देखो, तो डी अगर देखेंगे 119 माइनस 61 तो ये हो जाएगा 8। 11 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा? 558। तो ये एक तरीका हो गया ऑप्शन से चेक करना, ठीक है। अगर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। जब ऑप्शन नहीं दिया तब कैसे सॉल्व करोगे? तब ऐसे दो इक्वेशन बनाओगे, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐड करने से y हट जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वाला जो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x और x ऐड होके क्या बन जाएगा? 2x। राइट साइड में भी दोनों ऐड होंगे तो ये 8, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 13 का 3, ये आ गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 238 अपॉन 2। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 9 सा 2, 9 सा 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 119। समझ में आई ये चीज? तो देखना पड़ेगा आपको कौन सी सिचुएशन में क्या लगाना है आपको, ठीक है। हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्यूशन चेक करूंगा ना मैं इसका, जो बच्चे अभी सॉल्व नहीं कर रहे उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, घर जाके सॉल्व कर लेना ना। लेकिन सॉल्व नहीं करोगे तो मैथ्स में नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। सॉल्व करना, ये आप लोगों का क्या टारगेट रहेगा पता है? मैंने पीडीएफ तो शेयर कर दिया, बिना देखे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितना आप लोग सही बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। एक्सप्लेनेशन तो मैंने अभी दे दिया ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन तो डिलीट हो गया ना तुम लोगों के में, तो ये क्वेश्चन हट गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये है क्या? देखो एक बार। नहीं, ये भी चांसेस नहीं, ये भी डिलीटेड है। इसका ऑप्शन देखो, इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड इज दिस, देन इट्स पेरीमीटर विल बी। हाँ, इसका सेकंड पार्ट है आपके में। इफ द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल भी हो और जो आइसोसेलेस भी हो। तो ये देखो, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। राइट एंगल मतलब ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसका हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइपोटेनियस? 10√2 ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? सारी साइड्स का सम। तो उसके लिए आपको ये वाली साइड पता होनी चाहिए, उसको मान लेते हैं एक्स। ये भी पता होना चाहिए, उसको भी मान लेते हैं एक्स। समझ गए? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मतलब किसका स्क्वायर? 10√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2x²। समझ गए? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू x²। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया तो x² इज इक्वल टू क्या बच गया? 100, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। समझ गए?
ये हो गए बाकी बच्चे दोनों साइड, ये भी 10 और ये भी 10। अब तीनों को ऐड कर लो तो 10 प्लस 10 प्लस 10√2, तो क्या आएगा फाइनल आंसर? सब गलत। समझ में है कि नहीं? नहीं आया समझ में? देख, ये रैशनल नंबर है ये दोनों, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ये इररैशनल नंबर है तो ये अलग रहेगा, समझ रहे हो ना? इस तरीके से समझो, ये रैशनल आपके क्लास के अच्छे बच्चों का ग्रुप है, इररैशनल बदमाश बच्चों का ग्रुप है, तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे और इधर पे ये लोग अलग अलग। समझ रहे हो? लेकिन अगर मान लो √3 एक और आ गया तो वो तीसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, मान लो वो बदमाश लड़कियों का ग्रुप हो गया, समझ गए? ठीक है, तो वो भी आपस में ऐड नहीं होगा, वो अलग अलग पार्ट में रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो आपको ना ये कीवर्ड ध्यान में रखना है, क्या बोला? राइट सर्कुलर कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया, whose slant height is 10, base radius is 7, is। तो किसके बारे में क्या पूछ रहा है वो? कर्व्ड सरफेस एरिया इज, बीच में डिटेल है। ठीक है, तो आपको CSA निकालना है। तो आपको समझ में आ गया, CSA निकालना है। किसका CSA निकालना है? कोन का। कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है? πRL। तो पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। फिर ये 22/7, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। एल की वैल्यू कितनी दी हुई? 10। तो ये 7 7 कट और मल्टीप्लाई होगा तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि आराम से तुम लोग अभी के अभी सॉल्व कर सकते हो। कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले क्लास में फिर शो करना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash can also be drawn independently without actually drawing histogram. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े। सबसे पहला कौन सा है? बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के ऊपर वाले जो मिड पॉइंट होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने से बनता है, और उसके बिना भी हम बना सकते हैं। हाँ, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 चेक करना क्या लिखा हुआ है। A dash is an action which results in one of several outcomes. नहीं नहीं, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअली ए की जगह पे एन आना चाहिए था, अगर ए आया तो भी चलेगा वैसे तो। ये बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट की या रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स, लाइक tossing a coin is a random experiment which has 2 outcomes, like rolling a dice is a random experiment which has 6 outcomes. So जब भी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला टास्क होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझना कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है और उसके आउटकम्स क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो आएगा, ठीक है। फिर उसके, हाँ, डिलीट हो गया क्या? ठीक है, कभी ना कभी पढ़ लोगे। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे तो। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे एक्चुअली ना क्यों हटा दिया गया मैं समझ गया। उसमें ना 2 तरह की प्रोबेबिलिटी आती है। अभी तक ना जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक कोल्मोग्रोव की प्रोबेबिलिटी है, जो रशियन मैथमेटिशियन था, अभी रिसेंटली 1800 1900 सेंचुरी में दिया था, और एक उसके पीछे वाली क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो 9th के सिलेबस में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आती है, और 10th ऑनवर्ड्स जो है ना, वो लेटेस्ट जो है आपकी रीसेंट प्रोबेबिलिटी, जो कोल्मोग्रोव रशियन मैथमेटिशियन वाली है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ोगी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मान लो एक कॉइन को आपने 100 टाइम टॉस किया, जिसमें आपको ना 90 टाइम्स हेड मिले, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90/100।
ये होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी की जो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी जिसको एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलते हैं, उसमें क्या बोलता है कि हर बार उसके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। मतलब जैसे अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो दो आउटकम होंगे, या तो क्या होगा हेड या तो क्या होगा टेल। अब मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलता हूं तो हेड कितने हैं, एक डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, मतलब 0.5। ये रिसेंट वाला है जो मैं अभी बता, वाला आउटडेटेड है, मतलब ये समझ लो। वो कुछ कुछ जगह पे सही बैठता है लेकिन हर जगह पे नहीं बैठता, इसलिए उसको ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, चलो इस क्वेश्चन को बताओ इस कैसे बनेगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, देन फाइंड इट्स पॉसिबल डायमेंशंस। तो आपको वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का 2x² - 16, आपको पॉसिबल डायमेंशंस बताने। तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस मतलब क्या, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, LBH। तो आपको क्या निकालना है, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज। तो इसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। फैक्टराइज कैसे करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉमन निकालते, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x² - 8। ये एक फैक्टर हो गया 2, दूसरा फैक्टर हो गया ये। अभी एक और फैक्टर चाहिए, क्या, x यहां दूसरे वाले के पास नहीं है ना x, तो इसलिए नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्या करें, अब अभी और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता ना भाई, क्या कॉमन निकलेगा। अब इसमें ना आइडेंटिटी लगाने की सोचेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी लगाने की सोचेंगे, a² - b²। तो वो कैसे लगेगा, वही सही बात बोला, क्योंकि यहाँ तो 8 है तो किसका स्क्वायर 8 होता है, तो ये होता है √8 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 8 होता है, समझ गए। तो हम उसको √8 बना देते हैं और उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं। अभी आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा a+b × a−b, मतलब क्या हो जाएगा x+√8 इंटू x−√8। समझ गए यहां तक। तो ये 3 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर LBH हो गया। अब आप चाहो तो √8 को 2√2 से रिप्लेस कर सकते हो। √8 जो होता है वो 2 × 2 × 2 होता है, तो एक 2 बाहर निकलेगा तो 2√2 भी लिख सकते हो। क्लियर सबको ये, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये अब तुम लोग बताओगे, जिनसे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। पहला है ऑन विच एक्सिस डू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज। अक्षत बता पहला वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में। और हाँ बताओ राधिका, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये वाला, ये वाला कहाँ पर लाई करेगा, हाँ, एक्स की वाई, दो ही ऑप्शन है, एक्स वाई नहीं बोलो, वाई एक्सिस में लाई करेगा ना। देखो सिंपल, जो 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 जीरो है ना उसमें तो, कौन सा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो एक्स पे नहीं लाई करेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, वाई वाला, तो उस पे लाई करेगा। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18 फिगर, फिगर बोल रहा है लेकिन फिगर बना नहीं है यार इसमें। ओके, चलो देख लेते। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अरे यार ई कहां पर है पता नहीं ना हमको। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते, पता नहीं फिगर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दिया है देखो, कीवर्ड हाईलाइट करो, एरिया ऑफ बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है बताओ। रुको यार, तुम लोगों को ऐसे समझाता हूं। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना।
ये सिलेंड्रिकल शेप में है कि नहीं, पहले ये बताओ। सिलेंडर मतलब सिर्फ गैस सिलेंडर सिलेंडर नहीं होता, इस शेप को सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। इसका बेस क्या है, कहाँ है? ये है नहीं नीचे। और इसका बेस का शेप कैसा है बताओ देख के। सर्कल। तो ये जो सर्कल है उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 154। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सबको क्लियर हुआ है ये चीज? तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 154। क्लियर? एंड हाइट, और क्या दे दिया हो यहां आपको? हाइट h इज इक्वल्स टू 15। क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या निकालना है आपको? इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे? बिना आर निकाले करना है, ये रूल है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तुम लोगों को 154, एच की वैल्यू भी दी हुई है 15। सीधा सॉल्व कर लो। समझ गए? आर क्यों निकालोगे जबरदस्ती के? और ये 1 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना दे देगा वो। तो कभी भी ऐसे कम मार्क के लिए ऐसा दिखे ना जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, तो सोच लेना कुछ है क्या शॉर्टकट ट्रिक। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है नंबर? ओके। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर। टोटल 6 पेजेस है। हाँ। द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। बताओ क्या ये किन लोगों के में है ये वाला टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स? अच्छा है तुम लोगों के में, ठीक है। सुनो क्या होता है, देखो दो चीजें समझो। एक होता है सी आई, लिख भी लो अगर पता नहीं। सी आई का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। दूसरा होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है यूजुअली वो एक्स आई को रिप्रेजेंट करता है। जब मान लो आपका डेटा बहुत बड़ा होता है, जैसे 100 मार्क्स का पेपर हुआ, तो कुछ बच्चों को 0 से 10 के बीच में मिला, 10 से 20 के बीच में मिला, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं इंटरवल की। तो वो 0 से 10 वो एक क्लास इंटरवल, 10 से 20 दूसरा क्लास इंटरवल, 20 से 30 तीसरा क्लास इंटरवल। इस तरह से अलग अलग क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है। इसमें एक और टर्म आती क्लास विड्थ। तो यहां पर मैंने विड्थ कितनी ली है? 10 की ली है। समझ रहे हो ना 10 की विड्थ कैसे है? ठीक है। उससे ज्यादा की भी ले सकते हैं, 0 से 20, 20 से 40, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास मार्क असल में मिड वैल्यू होती है इसकी। तो 0 से 10 के मिड वैल्यू क्या होगी? 5। 10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी होगी? 15। इसकी कितनी होगी? 25। इस तरह से ये दिया होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपको क्लास मार्क दिए हुए हैं और इसका क्लास इंटरवल निकालो। फाइंड द क्लास, मतलब क्लास इंटरवल की बात कर रहा है फॉर द क्लास मार्क 20 के लिए। समझ गए? तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप इसका क्लास विड्थ निकाल लो। विड्थ कितना है? तो विड्थ ना इसके डिफरेंस से भी मिल जाता है। तो यहां पर विड्थ कितना है? 10 का। तो यहां पर विड्थ कितना है ये बताओ? 5 का। यहां पर क्लास विड्थ कितनी हो गई? 5 की हो गई। क्या ये समझ में आया? अब उस क्लास विड्थ को हाफ कर दो, तो 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। 2.5 समझ में आया? अब 2.5 इसमें प्लस कर दो और इसमें माइनस कर दो, तो आपको उसका इंटरवल मिल जाएगा जिसका निकालना है आपको क्लास इंटरवल। आपको किसका निकालना है? 20 का निकालना है क्लास इंटरवल। तो 20 का क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस करोगे तो 17.5, 2.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। ये आ जाएगा। इन दोनों के मिड वैल्यू 20 होती है कि नहीं होती है? तो ये बन गया आपका क्लास इंटरवल, और ये आपको क्या दिया हुआ है? क्लास मार्क दिया हुआ है। समझ गए? हाँ। एक बार रिपीट कर दूं क्या जो करना पड़ा इसमें? सुन लो इधर। आप सबसे पहले इससे क्लास विड्थ निकालोगे,
उसका हाफ करोगे, जो क्लास मार्क है उसको प्लस और उसी में माइनस, तो क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। ये जैक लाइन की तो बात नहीं कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है क्या तू? ऐसा ये वाला, हाँ किंक, किंक बोलते हैं। ठीक है। ये जो बनता है जहां जब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, सीधा 100 से हो रहा है या 200, तो उसके लिए। ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाए, फिर हटा दो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 20 का ये वाला क्वेश्चन है, और वाला ऑप्शन वाला पार्ट। ये क्वेश्चन तो वैसे कुछ लोगों के में डिलीट हो गया। हाँ ओमिटेड है ना, केपीएस ढूंढना में ओमिटेड है, मीन वाला। और किसी के में है क्या? है? ओमिटेड है कि सिलेबस में? सिलेबस में। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन सब का मीन दिया हुआ है 5, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। अब तुम लोग एवरेज कैसे निकालते हो? तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना आया, तो सब मार्क्स को ऐड करते हो, डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट में, बस वही करना है। तो सबको ऐड करो, 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आखिरी पता नहीं कितना है, तो क्या है? एक्स, डिवाइडेड बाय कितने, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, इसका मीन कितना दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, मीन इज ऑल्सो 5। तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली दोनों चीजें सेम है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना हो जाएगा? 25। इधर इन सबको ऐड करो, तो 3 + 8, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24 होगा ना, 24 प्लस एक्स। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। कैसे कर रहे हैं? ठीक है ना? ओके, हटा दूं मैं? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो हमने कल बहुत प्रैक्टिस किया, और ये क्वेश्चन अब कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स में दिया है। ठीक है, चलो सॉल्व करो सबसे पहले ये वाला। हो जाएगा ना सॉल्व तो? हाँ होमवर्क दिया था ना मैंने इसी पे। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? किया है, वेरी गुड। हाँ राधिका, क्या हुआ? और नीलेश, क्यों नहीं किया होमवर्क? देखा कितना किया? अब मैं फोन करता हूँ सबके घर में, जो जो होमवर्क नहीं करेगा एकदम स्ट्रिक्टली। अच्छा, इस संडे को ना हम लोग एक टेस्ट लेंगे, ठीक है? ये फुल फुल वाला, ऐसे ही वाला। हाँ, करो थोड़ा सा प्रिपरेशन। हाँ, एक फुल पेपर लेते हैं ना। हाँ, क्यों? अ- अरे ठीक है ना, तो क्या उसमें डरना है? इन हाउस टेस्ट है, इसमें क्या है? तो रिवाइज कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। क्यों? ओके। अच्छा ठीक है, अभी अभी ये मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सीधा ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा जो भी रहे टेस्ट का, ठीक है? जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व कर दो। और किसी का बना ये वाला क्वेश्चन? हाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं पिछले बार बताया था क्या? मेरे को लग रहा है पिछली क्लास में जो प्रेजेंट थे, एक बार चेक करना तो। सेम क्वेश्चन बताया था कि कुछ डिफरेंट था? लेकिन इसी नंबर थोड़े डिफरेंट हो गए, बट था ऐसे ही वाला कुछ।
ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू नहीं, बी की वैल्यू -1 आएगी क्या? 21 का देखो, 21 ऑनलाइन में किसी ने सॉल्व किया क्या? कितने बार ये इतने आसान क्वेश्चन दिया हूँ, कितने बार बताऊं? 1 + 1 और 2 हो गए, एक सब क्या है, तुम लोग कैसे बना भी नहीं पा रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है, मैं कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। सबसे पहला काम क्या किया बताओ? चलो कम से कम इतना सीख गए, रैशनलाइज करना है। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर? ये भी हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब डिनोमिनेटर में क्या किया? सर a+b से a² - b² कर दिया। न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में a-b का होल स्क्वायर लगा दिया। करेक्ट, सही है। फिर उसके बाद फर्दर डिनोमिनेटर फर्दर 3 - 1 हो गया। न्यूमरेटर a² नहीं +b²। अच्छा, +b² पहले लिख रहा, ओके, +1² -2ab। करेक्ट, ये हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप, सर उसके बाद 3 +1 -1 -2 यहां तक किया? यस सर, इतना ही हुआ। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 फिर उसके क्या आएगा? -2√3/2 इज इक्वल्स टू a + b√3। यहां तक क्लियर? अब इस अपॉन वाले 2 को हटाने के लिए सेपरेट कर दो, 4/2 -2√3/2 इज इक्वल्स टू a + b√3। ठीक है यहां तक? सर अब ये यही 2 सेपरेट नहीं किया। हाँ, उसको करना पड़ेगा ना हमको, या तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालो और फिर काटो, ये ऑप्शन है, या सेपरेट करो। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 -√3 इज इक्वल्स टू a + b√3। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्या? तो ये कॉमन निकालो, या तो फिर अगर सेपरेट नहीं करना, 2 कॉमन निकलेगा, 2 -√3 बनेगा और अपॉन में क्या आएगा? 2, और अब कटेगा, अगर काटना है तो ऐसे कटेगा। समझ में? पहले कॉमन फैक्टर निकलता है फिर कटता है। बदल दे क्या मैथ्स का नियम? अच्छा नहीं लग रहा है तो और, हाँ, ओके, तो √3 नहीं कटेगा जो बोल रहा है। एक मिनट नीलेश, ये वाला √3 और ये वाला √3 नहीं कटेगा। यहां पर आने के बाद अब हमको कंपैरिजन करना है। किन दोनों का कंपैरिजन करना है? इन दोनों का, ये वाला और ये वाला। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये वाले को और ये वाले को। ठीक है, तो -√3 इज इक्वल टू b√3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? प्लस b√3 दोनों के साइन के साथ लेंगे। अब √3 और √3 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 इज इक्वल टू b।
तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू +2। कोई भी बच्चा नहीं बना पाया, इतना आसान क्वेश्चन दिया था मैं। हम्म हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला क्वेश्चन, इसको बनाओ जल्दी से, सारे बच्चों का सॉल्यूशन चाहिए। और ऑनलाइन में मुझे सिर्फ और सिर्फ पीयूसी की आवाज आ रही है, बाकी बच्चे नहीं बना रहे मुझे लग रहा है, तो इसलिए मुझे सारे बच्चे सॉल्व करके अपने आंसर बताओ, चाहे सही या गलत जो भी आए। श्रेयांश बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ। और पीयूसी तो बना रही थी, अभी लेफ्ट हो गई क्या? हम्म और अंशुल, ये तेरे घर का फोन क्यों नहीं लगता है? ब्लॉक लॉक करके रखा है क्या? आकाश सर फोन कर रहे थे, बोला फोन नहीं लगते उनके फोन से। 52/23। 52, बस इतना ही आ रहा है? नहीं, 52 कुछ गलत किया है लग रहा है, प्लस है ना बीच में, तो फिर 104 आएगा न्यूमरेटर में। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज किए बिना आप डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे तो वैसे ही किया डायरेक्टली। हाँ, तो पहले यहीं पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 7 -√3 इंटू 7 +√3। ओके, और न्यूमरेटर में ये 7 +√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 +√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहां पर ये 7 -√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 7 स्क्वायर -√3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख दो, फिर उसके बाद प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हो गया। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 +√3 का स्क्वायर 3 प्लस 14√3 प्लस 49 प्लस 3 -14√3 अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 -3। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्लस 14√3 -14√3 कट जाएगा, ये सबको ऐड करो, ये वाला नंबर दोनों, ये वाला नंबर दोनों, ये चारों ऐड होंगे, तो इनका एडिशन आ जाएगा 104 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 46, 2 से डिवाइड होगा तो 52 डिवाइडेड बाय 23, ये होगा आंसर। कितने लोग पहुंच गए आंसर तक? हम्म ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं आंसर लिख लो, इसको बना लेना। हम्म अभी आगे देखो हम लोग ना, ये वाला हो गया क्या, एक बार इस पेज में तो हो गया है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप लोग जो इसको ट्राई करके आओगे वो बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ सही कर रहा है, नहीं आखिरी स्टेप में गलत कर दिए, ये यहां से गलत है, ये थर्ड स्टेप से। अब ये सिंपली प्लस होगा ना, तो 46 + 46 मल्टीप्लाई थोड़ी ना होंगे, ऊपर में दोनों, ऊपर में दोनों ऐड होंगे। ठीक है, यहां से आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करके आना एक बार।
सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी भी पूरा, इसमें ना सारे क्वेश्चंस आपको बना के आने, ट्राई करके आने, ठीक है। जो नहीं बनेगा ना, जो बन गया वो भी बताना मेरे को, कितने बने और कितने नहीं बने, ये हर एक बच्चे का काउंट लूंगा मैं और चेक करूंगा नोटबुक, ठीक है। और उसके बाद फिर हाँ, पूरा पीडीएफ 6 पेज का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर जितना बच्चा है, एक तो इतना बच्चा और इतना बच्चा, बस इतना। बस। नहीं, 22 से भाई, मैं क्वेश्चन बता दूं क्या, 22 से लेके 40 तक। 22 है ना ये वाला भी हमने नहीं किया, 22 से 40 तक, हाँ। हम्म ये सैटरडे तक मुझे बताना कितने बने कितने नहीं बने, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा आगे, ठीक है। ओके, ठीक है, एंड करता हूँ फिर। नहीं, कल का है कि छुट्टी रहेगी।